शिव, पहले तो क्विकली मुझे बताइए, हरियाणा का, दिल्ली का मुझे याद है, एग्जैक्टली दिल्ली का याद है मुझे, क्लीन स्वीप, उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं थी जो हमारा एग्जिट पोल था। हरियाणा के एग्जिट पोल में आपके क्या नंबर्स निकले थे शिव? हरियाणा में जो सिरसा की सीट है और जो रोहतक की सीट है वो हमारे सर्वे में कांग्रेस पे जाती हुई दिख रही है। बाकी सारी सीटों पे बीजेपी कंफर्टेबल है। बीच में हमारे नंबर्स में आया था, एग्जिट पोल से पहले आया था, हिसार में थोड़ा सा बीजेपी के कम नंबर्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी गेन किया है बीजेपी ने हिसार में, और हिसार को कंसोलिडेट कर लिया है आखिर तक, इलेक्शन तक हिसार तक कंसोलिडेट कर लिया है। और शिव जो आपको बता रहे हैं वो मार्जिन्स का बता रहे हैं, मार्जिन्स का बता रहे हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से डिस्कशन चल रहा है रामकृपाल जी का और शिव का। लेकिन सीधे आइए 7वें चरण की बात करें। 7वें चरण, 8 राज्य 57 सीटें। ये देखिए, एनडीए 33, इंडिया 15 और अदर्स 9। मतलब अगर पहला फेज छोड़ दें, पहले फेज के बाद एनडीए की जो लीड है वो कंसिडरेबली बढ़ती जा रही थी, और ये पहला, दूसरा और तीसरा फेज बताया जा रहा था। जो डोमिनेंस है वो शायद इंडिया अलायंस का होना चाहिए, लेकिन हमने सेकंड फेज में ही गियर्स चेंज होते हुए देखे हैं। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं राजेश जोशी जी। सर, आपका टेक इस पर अभी तक? देखिए, आपको याद होगा कि पहले फेज़ में बहुत सारा एक तरह से पस्त हिम्मती की बात कही जा रही थी। उस वक्त उत्तराखंड की पांचों सीटें में चुनाव हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुझे लगता है कि 8 सीटों पे चुनाव हुआ, और मैं पोलिंग बूथ्स पे गया था तो वहाँ पर बहुत लोग कम आए थे। जो टोन बदली, जो पूरा जो चुनाव का तेवर बदला, वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बदला। और वो प्रधानमंत्री के भाषण से ये लगा कि वो कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद ये एक तरह से बिसात पलटती हुई दिख रही। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो ये आखिर तक आते आते एक बहुत उफान का एक तरह का मंजर मिल गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। यहाँ ये जो दिल्ली की सीटें हैं, मुझे लगता है कि आप इससे पिछले छठे वाले जो फेज़ में बात कर रहे थे, दिल्ली की 7 सीटें और हरियाणा की 10 सीटें। पिछले वाले आपके एग्जिट पोल में भी हरियाणा में 2 सीटें आपने कांग्रेस को दी थी, दिल्ली में 7 की 7 सीटें आपने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को दी थी। तो अब ये जो आपका ये जो आकलन है, ये पूरे का पूरे 7 सीट में 45 सीटें, यानी पिछले 2019 से 5 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 2019 की जो मुद्दे थे, जो राष्ट्रवाद का उफान था, वो इस बार नहीं था। इस बार कहा जा रहा था कि कुछ अंडर करंट हो सकता है, लेकिन कोई एक नैरेटिव नहीं है। इसके बावजूद अगर एनडीए 45 सीटें सिक्योर कर रहा है छठे फेज में, तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से राजस्थान में भाषण दिया, जिस तरह से कहा कि घुसपैठियों को और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको आप वोट देंगे, तो एक तरह का लोगों में ये मैसेज चला गया कि नहीं, इस बार तो करो या मरो वाला है, इस बार कुछ हिलना नहीं है। वो मैसेज शायद कम्युनिकेट हो गया था। आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ हमारे खास मेहमान है ऋतु शाजिया। ओके, गो अहेड जी। इसका मुझे जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि राजेश जी मोदी जी के बारे के उस बयान के बारे जिक्र कर रहे हैं। काश राजेश जी उन बयानों का भी जिक्र करते जिसमें मोदी जी ने कहा है कि ईद के दिन जो है हमारे घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि हम लोग मेरा बचपन से मैंने जो ईद गुजारी है वो उन मुसलमान परिवारों में गुजारी है। उन्होंने ये भी कहा, जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत सिलेक्टिवली बयान को पकड़ते हैं। और यहाँ पे बात जब हो रही है केजरीवाल जी की, तो ये वही केजरीवाल जी हैं जिनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से अपना सारा उनका जो अटेंशन और ध्यान जो है उन पर केंद्रित कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जिनके पास 0 लोकसभा सीटें थीं। तो सोचिए, मतलब मुगालते तो देखिए लोगों की। और टीवी में आना और हंगामा खड़ा करना और सुर्खियाँ बनाना अलग है, धरातल में कहाँ कहाँ पहुँच है इंसान की, वो एक और ही कहानी है और वो एक और ही ज़रूरी चीज़ है। और मुझे लगता है कई हमारे मीडिया साथी भी काफ़ी बह जाते हैं इस सनसनीखेज बयानों से, इन सब बातों में, क्योंकि उनको लगता है ये शख्स जो है कुछ कह रहा है ऐसा क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन दरअसल हम सब देख रहे हैं कि क्या असलियत है और क्या शख्सियत है उस इंसान की। तो ये कह देना कि मोदी जी का ने जानबूझ के ये बयान दिया। हमने ये भी सुना मोदी जी ने क्या क्या और बयान दिए हिंदू मुस्लिमों के बारे में और एकता के बारे में, और उनके मन में
जो सारी जातियों के लिए जो एक भावना है, उसमें पूरी समानता है, उसके बारे में भी तो ये कुछ लोग उठाते हैं जानबूझ के, यही एजेंडा हो गया उनका। दरअसल वो यही देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने सिरे से इसको भी खारिज कर दिया है और मैं इसको फिर से सिरे से खारिज करूंगी। ये हमारे और शाजिया के बीच की बहस नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था शाजिया जी कि प्रधानमंत्री का वो जो बयान आया उसके बाद एक माहौल बन गया, लोगों में ये लगा कि अब ये करो वरो की स्थिति है। मैंने कोट किया था सेलेक्टिव वाला जर्नलिज्म मैं नहीं करता। मैं शो को ओके राजेश जी आपसे कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। राजेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक मिनट ऋतु, योर टेक। नहीं राजेश जी आप बहुत अच्छे हमारे मैं आपको मित्र भी हैं। रोकूंगा, मैं सभी को इक्वल वेटेज देना चाहता हूं। ऋतु योर टेक ऋतु। देखिए मुझे तो शाजिया जी पे बहुत तरस आ रहा है कि बेचारी कितनी कब तक डिफेंड करती रहेंगी। वो तो कसम खा रहे थे कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, और नेक्स्ट डे ही उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। हिंदू मुसलमान की राजनीति के बेस पे ही वो पूरा आज तक जो है 10 साल टिके रहे। नहीं ओके, एक मिनट ऋतु, वो चीज हो गई है, वो हो गई है। मैं डेटा क्रंचिंग की बात कर रहा हूं। हमारा जो डेटा आया, ओवरऑल डेटा ये है कि पहले फेज में आप लोग टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, बाकी 6 फेजेस में पीछे हट गए। आपने बिल्कुल नहीं बीच में टोका, मैं बोलने लगी तो आप बीच में अपने डेटा देने लगे।